नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जाते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अब हमें जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यानी न्यायपालिका के मुख्य रूप से जो कार्य हैं उनको नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर जानेंगे। विवादों का निपटारा। न्यायपालिका का सबसे बड़ा कार्य है विवादों का निपटारा करना। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती हैं। यानी इनके पास एक ऐसी नियमावली है जिसके आधार पर ये जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा करने का प्रयास करती हैं। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस कारण यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। अगर कोई ऐसा कानून बनाती है संसद जो संविधान के मूल उद्देश्य है उनको प्रभावित करता है तो ऐसे कानून को न्यायालय रद्द कर सकता है। अगला है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगला कार्य है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश में किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यहाँ एक घटना की उल्लेख किया गया है जिसमें खेतीहर हाकिम से एक चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो जाता है। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वे अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें। यानी शारीरिक रूप से उसकी परेशानी हुई है या आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई है वो मुआवजे के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। सरकार को यह भी आदेश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात स्थितियों में गरीबों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 1949 तक चला था की भांति यह न्यायपालिका भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। जो वर्तमान में नई इमारत है उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1958 में स्थानांतरित किया गया है। अब हम जानते हैं ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो क्या है और कैसे काम करती है। कल्पना कीजिए कि ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएं। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। इसका मुख्य
पहलू है शक्तियों का बंटवारा। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही सरकार की ओर से काम करती हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। अब हम जानते हैं भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिलाधीश होता है, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं, जिलाधीश को। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। यानी अधीनस्थ न्यायालय उनको इन नामों से भी जाना जाता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अब देखिए, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय तो होगा, लेकिन प्रत्येक राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय होना जरूर नहीं, क्योंकि भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय है, लेकिन प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय हैं जरूर। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या बेंच भी होती हैं। जैसे राजस्थान में मुख्य न्यायालय तो जोधपुर में है, लेकिन इसकी खंडपीठ या बेंच है वो जयपुर में भी है। तो ये उच्च न्यायालय की खंडपीठ के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार पंजाब व हरियाणा का भी एक ही उच्च न्यायालय जो चंडीगढ़ में स्थित है। अब आगे हैं सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में अदालतों की इस संरचना को हम एक पिरामिड के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी अदालतें त्रिस्तरीय हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या में और निचली अदालतें हैं जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ये जिला स्तर व तहसील स्तर या शहरों में होते हैं। उसके बाद होते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ये राज्य स्तर पर होते हैं। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होते हैं और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें कुछ राज्यों के सामूहिक न्याय उच्च न्यायालय भी है। इसके बाद होता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय, ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। देश में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था ने, इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले निचली सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उस फैसले को निचली सभी अदालतों को मानना जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अगर अधीनस्थ न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ फैसला दिया जाता है और उसको लगता है कि ये फैसला उसके पक्ष में नहीं आया या सही नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है या उसके बाद वह सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं? अब हम देखते हैं ये जो विधि व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, उसमें शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो दहेज हत्या का ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क इस प्रकार है। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। ये सब फौजदारी कानून के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार दीवानी कानून में
इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित है। ये सब दीवानी कानून या सिविल लॉ के मामले होंगे। अब दूसरा इसमें फ़र्क है, इनमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी या जिसे FIR भी कहते हैं, दर्ज कराई जाती हैं। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल किया जाता है। जबकि दीवानी मामलों में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अब तीसरा है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि दीवानी मामलों में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया राशि चुकाएं। तो इस प्रकार हमने देखा दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या फ़र्क है। अब हम जानते हैं क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। भारत में सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। हमारे देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत की शरण में जाने का अधिकार है। वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की थी। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी एक गरीब व्यक्ति है, वो अदालत में आकर पैसा या कागजी कार्रवाई करेगा या अपना परिवार चलाने के लिए मजदूरी करेगा। तो इसके लिए अदालत ने 1980 में एक व्यवस्था की गई जिसे नाम दिया गया जनहित याचिका, जिसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी एक तबके या व्यक्ति के लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जा रहा है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाले एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। अब हम जानते हैं भारत में न्यायाधीशों की संख्या। भारत में न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो उच्चतम न्यायालय के कुल 34 पद स्वीकृत हैं और कार्यरत भी 34 है। ये स्थिति है 1 नवंबर 2019 की। उच्च न्यायालय में कुल पद हैं स्वीकृत 1079 और कार्यरत हैं 655 और रिक्त पद हैं 424। ये स्थिति भी 1 नवंबर 2019 की है। उच्च न्यायालय में भारत के सभी उच्च न्यायालयों के कुल पद हैं। उसके बाद है जिला और अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पर 22,644 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 17,509 पद कार्यरत हैं और 5,135 पद है वो रिक्त चल रहे हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में न्यायपालिका अध्याय की समरी को पढ़ा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।